हमारे यहाँ जो कि आलूदा पानी है उसकी वजह से बहुत सारे डायरिया के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा अलविया है। और अब खाना आप जो है अगर हम उसको देखें तो वो 3000 कैलोरीज हम खा रहे हैं और काम हम कर रहे हैं शायद 500 या 700 का या 1000 का। कुकिंग ऑयल्स हैं, बनास्पति घी है, इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल है जोड़ों के मसाइल, मोटापे का, और जो खून की नालियों में जो जमा होता है आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ा सकता है। एक पतला बंदा है लेकिन उसकी तोंद बढ़ रही होती है। ये जो फैट है ना, इसका ताल्लुक ज्यादा है उसके साथ। हेपेटाइटिस को अगर हम देखें तो इनके नाम वही A B C D E तक है, यानी कि जो कॉमन है। डी इज एन इनकम्प्लीट वायरस, वो अकेला नहीं होता, वो हमेशा बी वाले मरीज के ऊपर ही हमलावर होगा। हमें तो जी इंजेक्शन से ही आराम आता है, मेरा बच्चा तो इंजेक्शन के बगैर नहीं ठीक होता। दुनिया में ओवरऑल एनुअल एवरेज है 3 से 4 इंजेक्शन की पर पर्सन। हमारे यहाँ वो 13 से 14 पे लबलबा उसकी सोजिश होती है और ये बहुत सीरियस इशू है। बाज़ों का तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जब हम चीनी के हमने 3 या 4 चम्मच किसी चीज़ में डाल के लिए ना, वो जैसे ही जाएगी उसमें फ़ौरन एक ग्लूकोज की स्पाइक लेके आनी है, वो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रेंटोलॉजी के फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। वेलकम टू आवर स्टूडियो जी। थैंक यू सो मच। खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि एक आम मतलब लेमैन के लिए मतलब ये कि गैस्ट्रेंटोलॉजी है क्या? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है ये मेडिसिन की एक फील्ड है जिसमें बेसिकली जो निज़ाम इंहिज़ाम है उसके मुतालिक जितनी भी उसकी सेहत के मुतालिक प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उन्हें डील किया जाता है। जिसमें ओरल कैविटी हमारी जो है मुंह से शुरू होके ग़िज़ा की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अ, इसके अलावा जो निज़ाम के साथ 2-3 मेन और उज़्व हमारे जुड़े हैं जिसमें जिगर, पित्ता और लबलबा खास तौर, इनसे मुतालिक जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हम डील करते हैं। और जो इसमें एक और चीज़ है जो कि आम इंटरनल मेडिसिन के जो या आम फिजिशियन जो चीज़ करता है, हम एंडोस्कोप के ज़रिए और बहुत सारी तशखीसी और इलाज के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो आम फिजिशियन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है जो कि मतलब ये नहीं कि ये खाने से लेके और यानी डाइजेशन और डाइजेशन। सब का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ये। तो अच्छा, वैसे जनरली ज़्यादातर आजकल आप क्या देखते हैं कि ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों में किस तरह की बीमारियां आम हैं? हमारे यहाँ तो देखें जी, हाजमे से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आती हैं, और जिगर से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाजमे से देखें तो मैदे के जो मसाइल हैं, मैदे का दर्द, गैस का बनना, ब्लोटिंग, बदहज़मी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। उसके बाद तेज़ाबियत का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। उसके बाद आंत के मसाइल जो हैं, आंत की सोजिश की बीमारियां, इन्फेक्शंस, हमारे यहाँ जो कि आलूदा पानी है उसकी वजह से बहुत सारे डायरिया के मसाइल, फिर कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा अलविया है और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जैसे होता है वो हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ आप देखें तो कैंसर्स भी काफ़ी कॉमन है, मैदे का कैंसर, आंत का कैंसर, ग़िज़ा की नाली का कैंसर, और जिगर के तो हम अब हेपेटाइटिस सी, जिसे लोग आमतौर पे काला यरकान यहाँ पे कहते हैं, उसके मसाइल में तो हम टॉप पे हैं, मतलब दुनिया में अब हमारा नंबर 1 पे है। तो उससे रिलेटेड मसाइल, जिगर का सिकुड़ जाना, उसकी सारी पेचीदगियाँ वो सारी हम देखते हैं। पित्ते की पत्थरियाँ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। लबलबे के भी मसाइल जो हैं, तो तकरीबन हमारे यहाँ सारी बीमारियाँ जितनी एक आप हम बुक्स में पढ़ा करते होते थे, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये कोई पिछले कुछ अरसे से बढ़ रही हैं या कोई मतलब ये हमेशा से ही ऐसे थी? हमेशा से तो देखें हैं सर, लेकिन बात ये है कि जो अब एक लाइफस्टाइल और एक स्ट्रेस पाया जाता है, ओवरऑल आप एक इकोनॉमी के जो मुआशी हालात है, इसमें चीज़ें आम तौर पे बढ़ जाती हैं। मैदे के जितने मसाइल हैं, अ, असल में जो पेट के अगर मैं मसाइल की बात करूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा एक एक कंपोनेंट, एक हिस्सा है
जिसे हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में ये होता है कि देखने में हर तरीके के टेस्ट में आंत मैदा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन उसका जो अमल है, उसका जो रोज़ का फंक्शन है, वो डिस्टर्ब है। उसकी वजह से स्ट्रेस जितना बढ़ेगा, वो सारे मामलात उतने उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। जिसमें अब आईबीएस एक बहुत कॉमन एक हमारे यहाँ है, एक बीमारी है आंत की, वो बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। तो अब जो है जितना जितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मुआशी प्रेशर लोगों पे बढ़ता जा रहा है, ये मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रेस से ही है या ये हमारी कुछ ये जो खुराक है, जिस तरह की खुराक है और जिस तरह का लाइफस्टाइल है, इसका भी कोई असर है? खुराक में भी अगर हम देखें तो अब कुछ अरसे से अगर आप देखें तो इवन जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, वहाँ पे भी फास्ट फूड की तरफ चीज़ें मतलब ज़्यादा जा रही हैं। मतलब अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं या 20 साल, तो ये चीज़ें बहुत कम होती थी। मतलब इतनी फ्रेंचाइजेस शायद पिज़्ज़ा बर्गर की हमें नहीं नज़र आती थी, और इससे मसाइल वाकई बढ़ रहे हैं। और उसमें खुराक तो है ही, लेकिन फिर जो लाइफस्टाइल है, अब जैसे देखिए अब अक्सर क्या है, अब बहुत सारा आप देखते होंगे कि रात को आपके एक क्लिक के ऊपर है पिज़्ज़ा, डील्स भी शुरू हो जाती हैं रात 10-11 बजे के बाद, 12 बजे का। तो अगर जो बंदा रात को खाएगा उस वक्त और फिर सो जाएगा, तो तेज़ाबियत के मसाइल तो बहुत बढ़ेंगे, बदहज़मी भी बढ़ेगी, और बाकी मैदे के मसाइल भी साफ ज़ायरे से बढ़ जाएंगे। तो ये कि मतलब एक आम आदमी को जब मतलब को मैदे में दर्द होती है, तो उसको कब मतलब परेशान होना चाहिए इस दर्द के हाँ, लिए? ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि देखिए जो मैदे का दर्द है आम तौर पे ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आम तौर पे होता है, चाहे वो थोड़ी देर से हो या ज़्यादा देर से चल रहा हो। लेकिन इसमें कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि अगर हों तो वो ख़तरे की घंटी हैं, या उसमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें अगर तो एक तो वज़न कम हो रहा है साथ, दूसरा अगर भूख कम हो गई है, नंबर 3 अगर उसके साथ मुसलसल उसको कै या उल्टी की शिकायत आ रही है, या उल्टी के साथ खून आ रहा है, या पखाने के साथ खून आ रहा है, या काले रंग का पखाना आ रहा है, या पेट में किसी जगह पे कोई उभार या एक वो गोमड़ निकल आया है जो मुसलसल वहां पे रह रहा है, या इसके साथ आंखें पीली हो रही हैं, या कोई इस तरह का मतलब जो है ना, या बुखार मुसलसल रह रहा है मिसाल के तौर पे, या वैसे खून की टेस्ट में कमी आ रही है, या आंखें बिल्कुल जो है ना वो, या रंगत सारी ओवरऑल एक जो है ना उसमें एक समझ लें कि सुर्खी जो एक चेहरे पे होती है, लाली है, वो कम हो गई है अगर, और इंसान का जो पेल हो रहा है, पीलापन ज़्यादा आ रहा है ओवरऑल, जो खून की कमी को ज़ाहिर करता है। तो ये अगर सारी चीज़ें हैं, और लास्ट चीज़ कि अगर खाने में कहीं रुकावट आ रही है, तो ये अलार्मिंग साइंस है, और इसका मतलब है कि अब फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो उसको आगे देखना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो गट हेल्थ है, ये एक्चुअली ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, या ये कोई जो हमारे वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, वही इसको को बहुत लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं? देखिए इससे एक अवेयरनेस वाला तो वो आ रहा है, लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं, मतलब लोग इस तरफ सोच रहे हैं, खाने पीने में लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे समोसा बड़ा एक दफ़ा वो स्पॉटलाइट में आया था कि जी, तो इससे फ़ायदा हो रहा है वैसे, और लोगों को प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है। लोग थोड़ा हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में लोग पूछते हैं कि जी ये मैं ले रहा हूँ, बल्कि लोग इनसे इन्फ्लुएंस होके खुद भी काफ़ी चीज़ें शुरू कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस तो ज़रा फैल रही है। सही है। तो ये जो एसिडिटी का इंक्रीज है और ब्लोटिंग का, आईबीएस का, ये मतलब ये हमारे ये जो मतलब मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, इससे रिलेटेड है या ये गट हेल्थ से रिलेटेड है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम काफ़ी अरसा पीछे चले जाएं, जब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो ये मसाइल भी बहुत कम थे। तो उसकी एक वजह तो ये थी कि जब हम एक्टिव रहते हैं, हमारा जिस्म एक्टिव रहता है, वो काम में रहता है, तो गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि हम अब एक्टिविटी कम हो गई है, मतलब लोगों का जो हाथ से काम करना है या पैदल चलना है, वो बहुत ही कम हो गया है। उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा खाने का जो लाइफ़स्टाइल है, या जो हमारा एक ओवरऑल कल्चर है यहाँ पे,
उसमें अनहेल्दी चीज़ें गैर सेहतमंद बहुत ज़्यादा है। अब खाना आप जो है अगर हम उसको देखें तो वो 3000 कैलोरीज हम खा रहे हैं ऑन एवरेज, और काम हम कर रहे हैं शायद 500 या 700 का या 1000 का। तो उसके बाद फिर जो है चीज़ें वो उसमें जिगर भी मुतासिर होगा, उसमें मैदा भी मुतासिर होगा, और उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा रोल इस चीज़ का है हमारे लाइफस्टाइल का। अच्छा, अगर मतलब ये देखें हम बहुत सारे लोगों को, तो जो ब्लोटिंग है और एसिडिटी है वो एक जैसे एक नॉर्मल अब पार्ट है लाइफ, मतलब डे टू डे रूटीन का पार्ट जो है वो बन गया। तो ये मतलब नॉर्मल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि देखें एक हमारे पास बड़ा ठोस एविडेंस है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी कि जो एक बंदा अपना रोज़मर्रा का काम कर रहा है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपकी किसी भी मैदे की वजह से या आंत की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको हल होना चाहिए। और अगर आप देखें तो तेज़ाबियत हो गई, मैदे की बदहज़मी हो गई, या बाकी चीज़ें सारी की सारी हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्गली वो करती हैं, मुतासिर करती हैं, और इनका सद्देबाब होना चाहिए। इससे आपकी जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, या जो भी काम करने की आपकी शरह है, वो मुतासिर होती है। तो इसलिए इसको एड्रेस होना चाहिए और ये और एसिडिटी प्रॉपर्ली। अगर प्रोलॉन्ग करे तो इससे कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर वन पे तो ये है कि अगर एसिडिटी ज़्यादा रह रही है, जिसे हम तेज़ाबियत कहते हैं, यानी कि सीने की जलन और सीने में दर्द, इससे अगर ये ज़्यादा रहेगा और दवाई जो नहीं खा रहा है मरीज़, तो सबसे पहले तो ज़ख़म बन सकते हैं। ये जो है ग़िज़ा की नाली, इसमें ज़ख़म बन सकते हैं। नंबर दो पे ये होता है कि वो ज़ख़म जैसे जब थोड़ा सा और अगले स्टेज पे जाएंगे तो वो नाली तंग हो जाएगी, जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। उसके बाद ये होगा कि उसको हमें एंडोस्कोपी के ज़रिए जाके बैलून से उसका रास्ता खोलना पड़ता है, और खाना बार बार रुकता है। तीसरी जो स्टेज आती है उसमें ये आता है कि झिल्ली जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और वो कैंसर से पहले वाली स्टेज, जिसे हम मेटाप्लेजिया कहते हैं, उसमें चला जाता है। और आखिरी जो चीज़ है, अगर वो रहता है ये मसला और उसका सद्देबाब नहीं किया जाता, तो कैंसर जो है वो भी इसकी वजह से देखने में आता है। ओ, तो इतना सीरियस? ग़िज़ा की नाली का कैंसर बिल्कुल एक इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा, एक बहुत अरसे से बात होती है कुकिंग ऑयल के बारे में। अब बहुत सारे ब्रांड्स के सीड ऑयल हैं और बहुत सारे जो कुकिंग ऑयल हैं। तो मतलब ये कुकिंग ऑयल जो है, इस पे बहुत मतलब गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पे कुछ लोग इसको ब्लेम करते हैं, कुछ इसको डिफेंड करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बताएं? इसमें देखें, जो अगर हम बेसिकली देखें तो जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो भी ये कुकिंग ऑयल्स हैं, जो चाहे प्लांट बेस्ड वो हैं या एनिमल बेस्ड हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो सेहत के लिए अच्छे समझे जाते हैं। जो 6 और 9 है वो बुरे हैं। 6 खासतौर पे ज़्यादा पाया जाता है, ओमेगा 6 है। जितने सीड ऑयल्स हैं प्लांट से जो हैं, उनमें 6 की जो शरह है वो ज़्यादा है, और इसके बारे में ये समझा जाता है कि ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, सोजिश को बढ़ाता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो नुकसानदेह है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी है हमने, कि हमारी जो नॉर्मल हमें ग़िज़ाई ज़रूरत है उसके अंदर भी ऑयल चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम ज़ीरो ऑयल पे चले जाएं। अगर हम देखें तो 35% हमारी जो एनर्जी है, 30 to 35, वो ऑयल से ही आनी है। अब उसमें जो ये है कि शरह कितनी होनी चाहिए, मतलब अगर आप जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो वो अगर जैसे खासतौर पे एनिमल फैट्स हैं, वो अगर हम ज़्यादा लेते हैं, या ये जो कुकिंग ऑयल्स हैं, बनास्पति घी है, इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल है, तो वो ओवरऑल आर्थराइटिस, जोड़ों के मसाइल, मोटापे का, और जो खून की नालियों में जो जमा होता है आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ा सकता है। तो इसका इस्तेमाल अगर बहुत कम है तो फिर तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा है, जैसे अब हमारे जो हमारे कल्चर के हिसाब से जो खाने हैं, जो हम सुबह नाश्ते आप खाली देखें, उसमें उसकी शरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे वाकई बचने की ज़रूरत है हमें।
अच्छा ये बताएं कि जो अगेन ये बड़ी है, कितने सालों से डिस्कशन, मेरा ख्याल है मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ कि मतलब देसी घी कभी कहते हैं जी फायदेमंद है, कभी कहते हैं नुकसानदेह है। तो मतलब एक्चुअली देसी घी का फायदा या नुकसान, और फिर डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर, या ये कि क्योंकि वो कल्चरल है तो हम शायद उसके तरफ ज़्यादा माइल हैं, मतलब है, तो रियलिटी क्या है इसके बारे में? देखिए जो अगर हम कंपैरिजन में देखें ना कि जो सीड ऑयल है और उस हिसाब से तो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो अहम चीज़ ये भी आ जाती है, एक जो एक पहलू है वो तो है कि ठीक है जी ओमेगा 6 है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उसके हवाले से भी ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू जो सीड्स ऑयल है। लेकिन इसका जो अगर हम थोड़ा सा और बेनिफिट देखें तो वो है इसका जो बर्निंग पॉइंट है। किसी भी जो कुकिंग ऑयल है उसमें अहम चीज़ ये भी है कि उसका बर्निंग पॉइंट क्या है, कि मतलब जो हम जिस लेवल तक पका के खाना चाह रहे हैं एक चीज़ को, उस तक क्या वो भी बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो एवोकेडो ऑयल है वो अब आम लोगों की पहुंच में तो नहीं है, ट्रू। या जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है ये ऑलिव ऑयल, इसमें इसका इन दोनों का जो बर्निंग पॉइंट है वो इसमें जो शरह है उसकी ओमेगा 3 की वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगेन इन दोनों का भी जो बर्निंग पॉइंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, इनके मुकाबले में देसी घी का कंपैरेटिवली बेहतर है। ओके। तो अगर आपने खाना इसमें बनाना है तो वो एक अच्छा ये ऑयल है उस हवाले से कि आप इसमें खाना बना सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि जो क्वांटिटी है, जो इत्तेदाल। जो एतदाल है वो इसमें भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये कोई फ़ायदेमंद है, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो एसिडिटी और हार्ट बर्न है, ये मतलब किस स्टेज पे जाके डेंजरस जोन में चला जाता है? इसमें ये है कि जो जैसे कि अब किसी को हार्ट बर्न हो रहा है तो पहली तो ये होता है कि सिम्टम्स भी हैं। अगर किसी को बहुत बेतहाशा सिम्टम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो आमतौर पे दवाइयाँ हैं उससे भी उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो गाइडलाइंस कहती हैं कि उसकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए। अच्छा। और उसमें फिर हमने देखना है कि आगे उसकी ग्रेडिंग होती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ज़ख्म बनते हैं। अगर तो आपने पहली दफ़ा पेशेंट आया है, आपने दवाई शुरू की है और जो हम एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, लाइक हमने 4 हफ्ते दवाई दी और वो उसको खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रही, तो डायरेक्टली फिर एंडोस्कोपी पे जाना होता है। फिर उसमें हमें देखने में पता चलता है कि ये, फिर उसमें 4 ग्रेड्स हम करते हैं, तो फिर हम देखते हैं और उस हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें अगर सिम्टम बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा है तो शुरू में, अगर अदरवाइज सिम्टम्स रिस्पॉन्ड करती हैं तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट 5 ईयर्स के ऊपर फिर एंडोस्कोपी लाजमी करके देखनी चाहिए टू सी के अंदर कोई ख़तरनाक वाली चेंजेस शुरू तो नहीं हो गई, जो झिल्ली में आना शुरू होती हैं, जो उसकी अंदरूनी झिल्ली है, जो कि प्री कैंसरस भी होती हैं बाज़ औक़ात। अच्छा ये बताएं कि जैसे आम तो फैम में जैसे ये कि जी चाय ना पिए इससे एसिडिटी होती है, कॉफ़ी ना पिए इससे एसिडिटी होती है, कोला ड्रिंक्स जो हैं इससे है, तो ये मतलब फैक्चुअल है या ये एसिडिटी किसी और इंटरनल वजूहात की वजह से? इसकी वजह तो खैर डेफिनेटली ये नहीं है। अच्छा। जो वजह है उसके बारे में तो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। असल में देखें, जो मैदे के साथ जहाँ पे हमारी ग़िज़ा की नाली जुड़ी है, वहाँ पे एक अल्लाह ने ऐसे पट्टे बनाए हैं जो हर वक्त बंद रहते हैं और वो उस वक्त खुलते हैं जब खुराक ऊपर से आती है। अब ये जो आपने जैसे जिक्र किया, इसके अलावा जैसे सिट्रस चीज़ें हैं या कुछ ऐसी स्पाइसी चीज़ें हैं जैसे ख़ास तौर पे बारबेक्यू है या डीप फ्राइड चीज़ें हैं, इनकी वजह से ये मसला बढ़ सकता है। मतलब अगर किसी को ऑलरेडी है तो वो बढ़ सकता है। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, ये उसको बढ़ा सकते हैं। ये उसकी वजह नहीं है, अच्छा। लेकिन सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। ओके। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसे देखना चाहिए कि अगर मेरा इनसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो ही हैव टू कट दम डाउन। मतलब फिर उसको ये है कि वो आधा कप दिन में 1 से 2 दफ़ा ले ले, वो शायद इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये इसका कॉज डेफिनेटली बन सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल, एसिडिटी बिल्कुल। और ये एसिडिटी, मैदे के मसाइल और एक आईबीएस जैसे मैंने ज़िक्र किया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका बड़ा ज़्यादा लिंक है। जैसे ही थोड़ी-सी स्ट्रेस आएगी, सिम्पटम्स वर्स हो जाएँगे। जब भी मरीज़ आता है तो कहीं न कहीं हम पूछते हैं तो वो कहता है हाँ जी, मुझे वो फलां बिज़नेस की वो स्ट्रेस थी या किसी को जो एग्ज़ाम की स्ट्रेस थी, या तो कहीं न कहीं उसका रिलेशन निकल आता है और उसके सिम्पटम्स को वो बढ़ाता है। अच्छा ये अब कुछ अरसे से फैटी लिवर भी बहुत
मतलब एक मतलब शायद ये टर्म पता नहीं, शायद बहुत पहले तो इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब काफ़ी एग्जिस्ट करती है और जनरली बढ़ रहा है लोगों में। तो इसकी क्या वजूहत है? वजूहात तो इसकी भी मेरे ख्याल में ज़्यादा तो हमारा लाइफस्टाइल ही है, क्योंकि जैसे जैसे वो एक वो मिसरा है ना कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। तो जब से ये रेवोल्यूशनाइज हुई हैं चीज़ें, और उससे पहले लोग जैसे सारा काम खुद करते थे, पैदल चलना बहुत ज़्यादा होता था। तो एक तो ये इस वजह से है, डाइटरी उससे है कि इसका ज़्यादा रिलेशन वज़न बढ़ने के साथ है। पहले इस पे इतनी ज़्यादा, चूंकि ये मसला भी नहीं था और उस पे इतनी स्टडीज़ नहीं थी, मतलब इतनी रिसर्च नहीं थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अमेरिका में नंबर 2 पे जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आफ्टर हेपेटाइटिस सी, वो बिकॉज ऑफ फैटी लिवर हो रहे हैं। अच्छा। और इसमें अब इसको अलग से एक डिजीज भी नहीं देखा जा रहा। जैसे हम पहले एक टर्म यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो अब उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि ये भी एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, और वो उस पूरे उसका हिस्सा है, वो सारा साइकिल जो है कि एक मसला बढ़ा है तो साथ में दूसरा भी होगा। और अगर आप डायबिटीज के मरीजों में देखें तो कम से कम 25% से 30% लोग हैं जिन्हें लाजमी साथ में फैटी लिवर हो जाता है, और वो बहुत एग्रेसिव होता है, और उसमें भी लिवर वैसे ही डैमेज होता है जैसे काले यरकान में होता है। तो इसको एड्रेस करना बहुत लाजमी है, और अब इसके ऊपर बहुत मेडिसिन भी आना शुरू हो गई हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान की करेंसी में, क्योंकि बाहर तो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अब जो है ना, इस पे बहुत लाजमी है कि इसको एड्रेस किया जाए और उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। अच्छा, जो फैटी लीवर मतलब मैंने तो देखा है कुछ मतलब है पतले लोगों में भी होता है, तो ये जी कोई मोटापे से जी जी, ज़्यादातर वैसे जो है ना केसेस वो तो हमें नज़र आते हैं वेट बढ़ने के साथ, लेकिन कुछ इसकी जो एक दो वेरिएंट हैं जिसमें जेनेटिकली है, उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, मतलब जो हमारे जीन्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ इस तरह के जीन्स भी हैं जो कि कम जो वज़न वाले लोग हैं, जो वैसे देख रहे हैं बहुत पतले हैं, उनमें ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो शरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं, अगर वज़न नहीं बढ़ा तो फैट लिवर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये होती है कि एक पतला बंदा है, वैसे अगर उसको 5 साल पहले जिसने देखा, शायद बाकी फिजिक उसकी वैसी हो, लेकिन उसकी तोंद बढ़ रही होती है। तो ये जो इसे हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, ये जो फैट है ना, इसका ताल्लुक ज्यादा है उसके साथ। अगर यहाँ पे अगर आप लाइक किसी की अगर वेस्ट पहले मिसाल के तौर पे 30 थी और वो पतला था, और अब वो 34 या 36 पे चली गई है, बाकी जिस्म उतना मोटा नहीं हुआ, सही है। तो वो ये सोचे कि अब उसको हो सकता है कि अंदर भी फैट हो और फैटी लिवर भी हो। अच्छा, तो इसका इससे रिलेशन है। ओके। अच्छा, ये हेपेटाइटिस ए बी सी, तो ये अगर मतलब आम लोगों के लिए अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो और ख़ास तौर पे फिर ये अक्सर तो मतलब इसको सुन के भी मतलब बड़ा एक खौफ सा तारी हो जाता है। हेपेटाइटिस को अगर हम देखें तो इनके नाम वही ए बी सी डी ई तक है, यानी कि जो कॉमन है या जो आमतौर पे देखने में आते हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है जो कि जिसे हम एक्यूट कहते हैं, एक है जिसे हम क्रॉनिक कहते हैं। एक्यूट में ये आ जाता है कि वो यकदम उनका हमला होता है वायरस का, और बड़ी तेजी से हालत ख़राब होती है, लेकिन उतनी तेजी से ही ठीक हो जाती है। इसमें आमतौर पे हेपेटाइटिस ए और ई आ जाते हैं, और ये होते हैं खुराक की वजह से, आलूदा पानी, आलूदा खुराक की वजह से। दूसरे नंबर पे जो है वो है हेपेटाइटिस बी और सी, और बी के साथ ही हमेशा डी होता है। डी इज एन इनकम्प्लीट वायरस, वो अकेला नहीं होता, वो हमेशा बी वाले मरीज के ऊपर ही हमलावर होगा। अच्छा, तो बी और सी जो है ये क्रॉनिक है, कि एक दफा जिस्म में आए हैं तो ये खुद से नहीं जाएंगे, ये आगे चल के जिगर को डैमेज करेंगे, और ये साल हा साल तक रहते हैं। और सबसे इनकी जो अहम बात है वो ये है कि शुरू में कोई अलामत नहीं आती, और इंसान को पता ही नहीं चलता। और हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो पंजाब की जो हमारी गवर्नमेंट के जो सर्वेज के मुताबिक हेपेटाइटिस सी 8% तक है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 8% के हिसाब से देखें तो शायद करोड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भी यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक। तो 90% लोगों को रिसर्च ये कहती है
कि पता ही नहीं है उनको कि उनको है, क्योंकि सिम्टम नहीं है। तो यहाँ पे जो अहम बात है जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए, कि इसका एक ही तरीका है इसे बचने का, और वो है एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट। anti-HCV और HBsAg-B के लिए आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे तो वो ये टेस्ट, आप किसी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे वो लिख देगा। उसके बाद ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत महंगा भी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर टाइम से पता नहीं चला तो ये अंदर ही अंदर जिगर को उस स्टेज पे ले जाता है कि जब अलामात आती हैं तो फिर उसके बाद वो वापसी नहीं होती इससे, और वो फिर एक जानलेवा सिलसिला आगे पेचीदगियों का चल पड़ता है। तो सबको चाहिए कि एक दफ़ा लाजमी टेस्ट कराएं ताकि उसका आसान सा इलाज है और वो कहीं से भी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये नहीं, जनरली ट्रीटमेंट है, बट जब अगर खुदा न खास्ता बहुत लेट ना हो जाए तो। लेट ना हो जाए तो बी का भी है, सी का भी है। बी की तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और अब जो नया जो काफ़ी मतलब सालों से जो EPI का प्रोग्राम है उसके अंदर वो शामिल है। तो वैक्सीनेशन जो है वो तो आपको पता है फिर वो बहुत इफेक्टिव है, 80-90% इफेक्टिव है। जिसने वैक्सीनेशन कराई हुई है उसका तो वैसे भी जो है रिस्क ही कम हो जाता है। और ये वन टाइम है या ये कोई इसमें नहीं, वन टाइम है। 3 इंजेक्शन होते हैं जो कि वक्फे वक्फे लगते हैं, 6 मंथ में तकरीबन वो लग जाते हैं, और उसके बाद आमतौर पे बूस्टर की जरूरत नहीं होती है। वो लाइफ लॉन्ग उसकी जो लेवल अचीव हो जाए तो किसी भी एज में लगवा सेफ सकते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी एज में अच्छा। लगवा सकते हैं। सही है, ठीक है। तो वो, और ये क्या है, ये हेपेटाइटिस जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, एक बंदे से दूसरे को भी लग बिल्कुल, सकता है? जो हेपेटाइटिस खास तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी है, ये ब्लड बॉर्न है, और इसमें जो है ये ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे कंघी है, टॉवल है, टूथब्रश है, नेल क्लिपर है, रेज़र है। ये चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जिनके इस्तेमाल से ये दूसरों को फैल सकता है। फिर हमारे लोग जो डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं होती है, या और प्रोसीजर्स कराते हैं, तो हमेशा ये भी जो प्रोसीजर हैं ये ऐसी जगह से होने चाहिए जो रिलायबल हो। और उसके बाद एक चीज़ और है जो हमारा एक अलमिया है, इंजेक्शन। हमें तो जी इंजेक्शन से ही आराम आता है, मेरा बच्चा तो इंजेक्शन के बगैर नहीं ठीक होता, या मुझे तो इंजेक्शन ही लगवाना है। दुनिया में ओवरऑल एनुअल एवरेज है 3 से 4 इंजेक्शन की पर पर्सन, हमारे यहाँ वो 13 से 14 पे है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इन सारे हेपेटाइटिस का। तो यहाँ पे भी लोगों को चाहिए कि जो है वो आप जब जाएं शेव कराने के लिए वहाँ पे भी आप इंसिस्ट करें कि जी, बल्कि सबसे बेहतर तो यही है कि आपकी किट हो, आपकी शेविंग किट हो, आपकी कटिंग के लिए किट हो, वो वही ले जाएं और आप उसे कहें कि जी ये इस्तेमाल करें। अच्छा, जो गॉल स्टोन है इसके होने की वजह क्या है, और कैसे पता लगे कि किसी को गॉल स्टोन है? गॉल स्टोन्स के लिए देखें, इसमें एक तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें कुछ तो हैं जो आप उससे बच सकते हैं, जैसा कि मोटापा जो है वो इसका एक है। फिर ये एज के ऊपर, जैसे आप 40s तक पहुंचते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क है, जो जिनके बच्चे ज़्यादा हैं आमतौर पे उनमें रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। अब ये वो चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं हम। बाकी ये है कि जो लिवर की बाइल है वो किसी में खुद से उसमें इतना वो पोटेंशियल होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर पथरी बनती है। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है फैटी फूड और फैट, उसका कम इस्तेमाल, चिकनाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। लेकिन ये कि जब एक दफ़ा हो जाए तो उसमें आमतौर पे यही होता है कि पेन ही सबसे बड़ी उसकी अलामत है, कि राइट साइड पे जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आमतौर पे या सेंटर में दर्द होती है, और ज़्यादा दर्द होती है चिकनाई वाली चीज़ों के बाद। और इसके अलावा जो है अगर तो ये थोड़ा पेचीदगी की तरफ जाता है तो फिर वो पित्ते की सोजिश कर देता है, तो फिर उसके साथ बुखार भी, दर्द भी बहुत शदीद होता है जो सेटल नहीं हो रहा होता। तो ये आमतौर पे तो इसकी अलामात ही हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे केसेस में पथरी तो है लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। तो जब वो कुछ नहीं कर रही है तो गाइडलाइंस अभी तक यही कहती हैं कि उसको नहीं छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो बहुत लंबी स्टडीज हुई हैं उसमें यही देखा गया है कि इवन 20-25 साल तक लोगों को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी हैं गॉल स्टोन्स लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ना वो दर्द कर रहे हैं, ना उसकी वजह से कोई सोजिश हो रही है,
तो वो ये कहते हैं कि अगर अलामात नहीं है तो उसको छोड़ दें, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। मतलब वो जैसे कोई जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज हो तो जनरली तो कहते हैं ना उसको जल्दी निकलवा लें कि वो कहीं और कोई कैंसर ना बन जाए, तो इसके लिए कोई ऐसा रिस्क नहीं? इसमें अभी तक गाइडलाइंस यही कहती हैं कि ज्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं करते, यानी कि जो पेचीदगियां हैं उनका रिस्क कोई 5 से 10% है। 90% तकरीबन ठीक रहते हैं, मे बी ओवर 20 ईयर्स। तो इतना बड़ा लंबा फॉलो अप है। तो इसी की बुनियाद पे गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर अलामात नहीं है, अब होता ये है कि एक बंदा को मैदे का मसला हुआ, वो जाके अल्ट्रासाउंड तो रूटीन में करा लेते हैं, खुद ही करा के आए होते हैं अक्सर, गॉल स्टोन्स आ गए। अब उन्हें वो एक वहम सा हो जाता है कि जी ये तो इसी वजह से मसला है, और वो खुद से जनाब चले गए ऑपरेशन करवाने और करवा के आ गए। अब मैदे का मसला तो मैदे का था, जो अलामात थी, और वो वही की वही है, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम ही मैदे का था। तो ये एक बड़ी सिनेरियो होता है कि जी लोग मुफ्त में पिता निकलवा देते हैं। अच्छा, ये जो पेनक्रेटाइटिस है मतलब ये क्या है और ये क्या कोई सीरियस इशू होता है? बिल्कुल, लबलबे की सोजिश, जो पैंक्रियाज है लबलबा, उसकी सोजिश होती है, और ये बहुत सीरियस इशू है, और इसमें बाज़ औक़ात तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि लबलबा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अपने एंजाइम्स हैं जो कि फैट को, गोश्त को हज़म करने के लिए होते हैं। तो जब इसकी सोजिश होती है तो वो सारे एंजाइम्स ऐसे समझ लें कि उसकी वो फायरिंग होती है। तो सबसे पहले तो ये खुद को डैमेज कर लेता है, और उसके साथ फिर बाकी जिस्म सारे में इसकी वो फैल जाती हैं, जो सोजिश समझ लें, या तो वो फेफड़ों पे भी उसका हमला होता है, किडनी पे होता है, ब्लड प्रेशर पे होता है, मतलब सारा डाउन हो जाता है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर बाज़ औक़ात हो जाता है। अब इसमें भी जो है वो वही बात आ जाती है कि पित्ते की पत्थरी और शराब नोशी, ये दो इसके सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं जो कि आम तौर पे देखने में आते हैं। उसके अलावा फिर बहुत सारी दवाइयां हैं जो ये कर सकती हैं, और इसके अलावा कुछ और इन्फेक्शंस हैं, और जो तीसरे नंबर पे और जो मेन चीज़ आ जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल। जो ट्राइग्लाइसराइड्स लेवल हैं, अगर वो एक लेवल से ऊपर होंगे तो वो भी इसकी सोजिश का बायस बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से तो हम कोशिश करके मतलब बच सकते हैं। अगर किसी का ज़्यादा लेवल आता है तो मेडिसिन भी है, उससे वो लेवल कम हो सकता है। अच्छा, ये जैसे एक हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है कि जो दही है इसका इस्तेमाल जो है वो मैदे की हेल्थ के लिए बड़ा फायदेमंद है, तो ये मतलब मेडिकली भी प्रूवन है कि दही स्टमक हेल्थ के लिए फायदेमंद है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारा जो गट है, हमारी उसमें लातादाद मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ पे जो प्रोबायोटिक्स हैं, जिसमें दही बहुत अच्छा सोर्स है, वो उसको इम्प्रूव करता है, जो हमारी गट की हेल्थ है, और जो गुड बैक्टीरिया है उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि इट्स आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस, एंड कैलोरीज भी हैं और फैट भी है उसमें। तो उसका इस्तेमाल जो है वो भी इस तरह हो कि अगर आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज हैं वो उसमें आप काउंट करके लें, कि एक बंदा है जिसका पहले ही अगर वज़न ज़्यादा है तो वो भी कहे कि जी रोज़ाना मैंने सुबह आधा किलो दही भी लेना है, अलॉन्ग विद अदर जो उसका ब्रेकफास्ट है और सारे लवाजमात हैं, तो फिर वो उसके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। अच्छा, एक और बल्कि मैं शायद अपनी भी क्लैरिटी के लिए कि ये बहुत कोई कहता है जी दही सिर्फ सुबह खाना चाहिए, कोई कहता है कि जी रात, मतलब तो ये सुबह और रात को दही खाने का भी कोई है रियलिटी है? साइंटिफिकली तो इसमें इतना कोई बहस नहीं है कि जी आप किस वक्त लें और किस वक्त ना लें। मेरे ख्याल में ये जो सारी चीज़ें, ये ट्रेडिशनली जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के हैं, जिनमें मेरे ख्याल में उस वक्त ऑब्वियसली रिसर्च का वो तो कल्चर या वो चीज़ें नहीं थी, ना उनके पास कोई लैब्स हैं कि किसी भी चीज़ में एक्टिव। अभी भी अगर आप देखें तो वो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बनाया हुआ है कि जी ये फ़लाँ चीज़ के लिए अच्छी है या फ़लाँ चीज़ के लिए अच्छी है, और उन्हें बेसिकली ये भी नहीं पता कि इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड या एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। बस वो एक उस वक्त तो एनेक्डोटल एविडेंस होती थी, मिसाल के तौर पे कि जी मैंने इस्तेमाल की, मैंने उसको अच्छा जाना, फिर मैंने कह दिया, तो फिर वो राइज हो गई और वो जो है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वो इस टाइम लें या इस टाइम लें। साइंटिफिकली तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा,
मतलब आम लोगों के लिए कि कोलन कैंसर जो है ये क्या? बड़ी आंत का कैंसर जो है और बहुत अहम और बहुत समझ लें कि बहुत कॉमन कैंसर है ये। और इसमें जो है वो अ, इसके अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर जो है, जो एक अहम चीज़ है जिसकी हम देखें तो वो भी हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर बड़ा वो है। इसमें जेनेटिक तो खैर है ही, किसी भी कैंसर में अगर हम देखें तो जीन्स वाला जो एलिमेंट है उस वो तो है। अगर आपके ख़ानदान में किसी को है तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, हम जीन्स को तो भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इसमें हैं कि वो लोग जो आमतौर पे रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो बड़ा गोश्त जिसे हम कहते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है। और दूसरा वो लोग जो फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि रेड मीट तो आप नहीं ले रहे हैं लेकिन आप फाइबर भी नहीं ले रहे हैं, वो भी ज़्यादा रिस्क पे है। स्मोकिंग इज़ अनदर वन। तो अब इसमें जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के, जो अब हमारी प्रॉब्लम इस दौर की है, वो हमारी है खुराक। अच्छी मुतवाज़न खुराक जो है वो महंगी भी है शायद, और लोगों को उतना उसका, हालांकि वो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, सब्जियों का इस्तेमाल है, फलों का इस्तेमाल है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। आप खुश्क मेवा जात देख लें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है। लेकिन अगर आप उसके मुतज़ाद उसमें जाएं, और आजकल जैसे बेकरी आइटम्स हम देखते हैं वो मैदे की बनी हुई सारी चीज़ें। अब सुबह लोग रोटी की बजाय ब्रेड पे ले रहे हैं जी कि वो शायद ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर वो नहीं है, फाइबर नहीं है। फाइबर बेसिकली क्या है कि जो हमारी जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती जैसे सब्जियां फल हैं, इसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो एक बड़ा अहम कंपोनेंट है फाइबर जो है। या जैसे हम देखते हैं जो हम ये गूदा जो है उसका, फलों का, उसका वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी ये अब फास्ट फूड हो गई है, या लोगों ने घरों में वो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम वाइट आटा कहते हैं, उसमें फाइबर निकाला गया है। चावल हम खा रहे हैं तो वो भी पॉलिश्ड राइस है तो फाइबर निकाला गया है। सो फाइबर का अब लेना एक अलग से आपको वो करना पड़ता है कि जी आपको कोशिश करके लेना पड़ रहा है। हमारी वैसे खुराक में हमने जैसे वो कहते हैं ना कि वो सोच समझ के निकाल दिया। तो फाइबर का कम इस्तेमाल और रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें कोलन कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ये मतलब कोलन कैंसर और स्टमक का कोई कैंसर, इसकी मतलब अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हो हाँ, सकते हैं? ये बड़ी अहम बात है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे इस चीज़ का जो है ना मसला हो रहा है। इसमें अगर हम कोलन कैंसर की बात करें तो आम तौर पे इसमें जो अर्ली चीज़ें मिल सकती हैं वो ये है कि अगर किसी को पहले या तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं है और अब उसको कब्ज़ होने लग गई है, ख़ास तौर पे 50 साल या 45 साल की उम्र के बाद, अब नई कब्ज़ अगर शुरू हुई है जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। नंबर 2, अगर आपकी जो पखाना है उसका वैसे कैलिबर पतला हो गया है, मतलब उस तरह पहले जिस तरह आता था अब वो बिल्कुल पतला होके आना शुरू हो गया है, वैसे डायरिया या लूज मोशन नहीं है, वो एक वजह हो सकती है, इसकी निशानी हो सकती है। अगर आपको मुसलसल पेट में दर्द रहना शुरू हो गया है, वो इसकी एक निशानी है। उसके बाद अगर हम देखें तो वजन की कमी, अगर मुसलसल वजन कम हो रहा है, और अगर आपकी भूख भी कम हो गई है, या अगर आपको पेट में किसी एक जगह को एक उभार मिल रहा है, किसी खास तौर पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो भी आपको डॉक्टर से चेक कराना चाहिए कि कहीं ये कोई अर्ली अर्ली साइन ना हो इसका। अच्छा, ये बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दे थिंक कि जी जो फूड इंटॉलरेंस लाइक जो डेयरी और ग्लूटेन जो है, ये इसकी जो इंटॉलरेंस है ये लोगों में मतलब बढ़ रही है ज़्यादा। तो ये मतलब ये रियलिटी है या ये बस ऐसे ट्रेंड ही हैं जो आजकल चल रहे हैं? कुछ तो खैर मेरे ख्याल में इसमें हकीकत भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि गंदम की इंटॉलरेंस होती है लोगों में जिनमें थोड़ी सी बदहज़मी है, या आईबीएस के लोगों में भी गंदम की इंटॉलरेंस, यानी कि जिनकी आंत थोड़ी सेंसिटिव है, उनमें गंदम जो है वो इंटॉलरेंट उसे हो सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस तो वैसे ही बहुत कॉमन है, वो तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक तादाद है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब ये है कि इन चीज़ों की वजह से लोगों में एक बहुत ज़्यादा वो अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, और बहुत से लोग खुद ही अपने सिम्टम्स को सामने रखते हुए और इनको देख के वो आके बताते हैं कि जी मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मुझे हाल बताएं।
तो ये दे डू एग्जिस्ट, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, बिल्कुल होती हैं। अच्छा, दूध से रिलेटेड एक और, जैसे कि एक और बहस है कि जो जानवर को इंजेक्शन देते हैं स्टीरॉइड ज़्यादा दूध लेने के लिए, तो वो भी मतलब उसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर असर है। बिल्कुल है। और आप देखें कि जितनी भी दवाइयां हैं, जैसे अगर हम अपने जब बच्चों के उसके ख़ास तौर पे एक लैक्टेटिंग मदर के लिए लिख रहे होते हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे और ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं इवन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि जो आप एक भैंस को एक वो इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे वो उसका दूध ज़्यादा हो रहा है, वो सारा हो रहा है, वो ज़्यादातर वो उसके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो उसको लगा रहे हैं, तो वो आते हैं, मिल्क में आते हैं, तो उनका इफेक्ट जो है डेफिनेटली वो होता है आगे। तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। और एक और चीज़, ये जो जो चीनी है, जो वाइट शुगर जो है, अब ये भी ओवर द ईयर्स अगर मैं देखूं तो बचपन में वो कैसी होती थी और आज वो कैसी हो गई है, तो वो तो इसका भी कोई हमारी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम और सेहत पे कोई इसका असर? बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा है इसमें तो। आप देखें तो मेरे ख्याल में, अच्छा अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, नेचर में भी बहुत सारी मीठी चीज़ें, मतलब ये भी गन्ने से ही आ रहा है ना, उस तरह अगर हम देखें, बिल्कुल ठीक। फ्रूट्स है उसमें बहुत ज़्यादा सुक्रोज है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है जो कि इसमें होता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि वो अल्लाह ताला ने जब फ्रूट में रखा है तो साथ में फाइबर रखा है। अब अगर हम 200-300 ग्राम शुगर या ग्लूकोज की बात करें, तो वो जब हम ले रहे होते हैं और साथ में फाइबर होता है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। ओके। और वो जो एक पीक आती है ना, वो नहीं आती। अब जब हम चीनी के हमने 3 या 4 चम्मच किसी चीज में डाल के लिए ना, वो जैसे ही जाएगी उसमें फौरन एक ग्लूकोज की स्पाइक लेके आनी है। वो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा स्पाइक्स आएंगी पर डे, उतनी सर्ज होगी इंसुलिन की। इंसुलिन जैसे ही आती है, इंसुलिन का एक ही काम है, इंसुलिन कहती है जी आके सारा कुछ मैं ठीक कर देना है। इंसुलिन ने आके क्या करना है, हर चीज को वो स्टोर कर देना है। आप जो कुछ खा रहे हैं स्टोर हो रहा है। अब वो स्टोर हो रहा है, आपकी सबसे पहले तो टमी बाहर आना शुरू हो जाते है, इधर पेट पे चर्बी आएगी, वो आगे फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा, उसकी वजह से फिर जिगर में आएगी, फिर वो खून की नालियों में जाएगी। तो चीनी का इस्तेमाल तो मैं कहता हूँ कम से कम जितना आप कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने मीठा खाना है, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वो उससे 100 गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें विटामिन्स भी हैं, उसमें विटामिन सी भी है, उसमें फाइबर भी है, जो कि उसको काउंटर करने के लिए। चीनी जो अकेली है वो तो समझ लें कि वो वाकई, जैसे कहते हैं ना कि अगर मीठा जहर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह ये है ना कि कभी भी वो थोड़ी तो ली नहीं जाती। अब आप एक कोल्ड ड्रिंक की मिसाल ले लें, मतलब उसके अगर 250 ml की वो एक ग्लास है, तो उसमें भी अच्छी खासी चीनी, आई मीन 3-4 चम्मच तो लाजमी होगा। तो वो अच्छा। और दूसरा, अगर हम कैंसर के हिसाब से देखें तो जितनी ग्लूकोज स्पाइक्स होंगी, कैंसर सेल्स को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। ऑल्दो कि ये कोई अलग से सिर्फ एक वजह नहीं बन सकती, बट दिस कैन बी अ रिस्क फैक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी, थैंक यू।